कि बुलंद हौसले तो मुट्ठी में हर मुकाम है, मुश्किलें और मुसीबतें तो ज़िंदगी में आम है। कि बुलंद हौसले तो मुट्ठी में हर मुकाम है, मुश्किलें और मुसीबतें तो ज़िंदगी में आम है। अरे जिंदा हो तो ताकत रखो बाजुओं में लहरों के खिलाफ तैरने की, क्योंकि लहरों के साथ बहना तो लाशों का काम है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनुज यादव। आज की क्लास में हम जानेंगे क्लास 10th वाले बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए अम्ल, क्षार एवं लवण यानी चैप्टर 2 एसिड, बेस एंड साल्ट। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं एकदम बेसिक लेवल से। हाँ तो भाइयों अब देखिए, पहला इसमें देखिए अम्ल होता क्या है, यानी एसिड जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक, देखिए ये जली विलयन में हाइड्रोजन को धनायन यानी H+ आयन देता है। या जली विलयन मतलब जल रहेगा जिसमें से क्या देगा, विलयन मतलब किन्हीं दो पदार्थों का समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं भाई, विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं यार, विलयन कहते हैं, सीधी सी बात। ठीक, इसको हम पढ़ा दिए, 9 में पढ़ाएंगे अगर नहीं पढ़ाएंगे। ठीक, 9 वाला वीडियो भी आप लोग देखे होंगे, खासकर किसी से पढ़े भी होंगे। ठीक, ऐसी बात नहीं, मेरा वीडियो देखे होंगे। तो पहला क्या है, ये जली विलयन में हाइड्रोजन के धनायन यानी H+ आयन देता है। ठीक, चलिए कोई बात नहीं। अब दूसरा क्या लक्षण है, अम्ल स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। क्या, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, जी हाँ। अब देखिए तीसरा, ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। जी हाँ, ये नीले लिटमस पत्र को अगर हम अम्ल में डुबाएं तो फिर ये क्या कर देता है, रेड कर देता है। कोई बात नहीं, चलिए ठीक। और ये चौथा जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको अगर जानना है, देखिए दैनिक जीवन में इसका हमेशा उपयोग होता है भाई, नींबू का, नींबू। ठीक है, ये दैनिक जीवन उपयोग होता है। अब इसको अगर समझ लें तो कोई बात नहीं है कि यार नींबू क्या होता है, हमारा अम्ल होता है। ठीक, अगर बोर्ड पेपर में पूछे तो आपको लिखना क्या है, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जली विलयन में हाइड्रोजन के धनायन यानी H+ आयन प्रदान करता है। जी हाँ, क्या लिखना है, जब कक्षा तो पूछेगा तो फिर लिखना पदार्थ होते हैं जो जली विलयन में H+ आयन प्रदान करता है। जी हाँ, बिल्कुल आपको नंबर मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा खासा मार्क्स लाएंगे। और ये सब उसके गुणधर्म हैं। अगर लिखना है तो हाई स्कूल में ये लिख दीजिएगा, और दैनिक जीवन में उपयोग वगैरह अगर पूछें तो लिख दीजिएगा। ये भी पूछता है क्वेश्चन, 1 नंबर का बहुत गल्फी में आता है। हाँ, एग्जाम्पल देखिए पहले, HCl है। ठीक, HCl है, सल्फ्यूरिक एसिड है यानी सल्फ्यूरिक अम्ल है, H2SO4 ये भी अम्ल है, और है HNO3। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, अम्ल है। तो अब इसको समझ चुके होंगे। इसमें देख लीजिए, अम्ल स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। इसको अब याद करिए, पहचान है। ऑप्टिकल क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा जाता है कि अम्ल यार क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है, मीठा होता है। तो बच्चे नहीं जानते यार, वो समझ जाता है, पूछने लिया पढ़ा नहीं है, तो फिर आपको क्या करना है, इसको भी समझे रहना है, मन लगाकर पढ़ाई करना है। क्या, मन लगा। हाँ तो प्यारे भाई अब देखिए, अम्ल मुख्यतः 2 तरह के होते हैं। कितने, 2 तरह के मुख्यतः होते हैं अम्ल, एसिड। तो देखिए पहला होता है सांद्र अम्ल। क्या, सांद्र अम्ल लीजिए, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में और जल अल्प मात्रा में, नहीं कम मात्रा में। क्या, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में हो, जिसमें एसिड अधिक मात्रा में और जल क्या होता है, कम मात्रा में होता है। और दूसरा है तनु अम्ल। ठीक है, ये होता है जिसमें अम्ल अल्प मात्रा यानी कम मात्रा, थोड़े मात्रा में ठीक होता है, और जल अधिक मात्रा में होता है। ये सब 1-2 नंबर के क्वेश्चन हैं, पेपर में आ भी सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, आ सकता है जी बिल्कुल। देखिए इसको आप नोट करके रख लीजिएगा, छोटा क्वेश्चन है, आपको समझने में देरी नहीं लगेगी। या जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में और जल कम मात्रा में क्या होता है, सांद्र अम्ल। जिसमें अम्ल क्या होता है, कम मात्रा में और जल अधिक मात्रा में, तो फिर क्या होता है, तनु अम्ल होता है। तनु मतलब नाम पकड़े के छोटा यार, जिसमें अम्ल छोटा हो। क्या हो, अम्ल छोटा हो। और सांद्र मतलब जिसमें अम्ल की मात्रा क्या हो, अधिक मात्रा में हो। क्या, हाँ अधिक। तो चलिए विद्यार्थियों हम चलते हैं अगले पेज पे। हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों अब देखिए, क्षारक यानी बेस, ये क्या होता है भाई, क्षारक। अब हम लोगों को इसको समझना है। ठीक, एकदम आराम से समझिए यार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, बहुत जल्दी यार, वीडियो लंबा जाएगा तो जाएगा, मगर पढ़ने में मज़ा तो आएगा। देखिए ये जली विलयन में OH यानी हाइड्रोक्साइड आयन देता है। पहला नंबर आप तो आप समझ गए होंगे, हाँ जो हम पहले बताए थे ना, यही लिखना है बोर्ड में। ठीक, दूसरा देखिए पहले, क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। बिल्कुल यार, अम्ल खट्टा होता है, ये कड़वा होता है। ठीक, कड़वा मतलब ये समझा देते हैं किस प्रकार का कड़वा होता है। देखिए तीसरा क्या है, ये लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है। वे क्या कर देता था, वे लाल कर देता था नीले को, ये नीला कर देता है। जी हाँ बिल्कुल,
एक का विपरीत है, अपोजिट है। क्या अपोजिट है एक दूसरे का? एग्जाम्पल देखिए, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH, ये दोनों क्या है? ये क्षारक हैं भाई, क्षारक। अब देखिए अगर बोर्ड में पूछे, क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं। OH अब H+ देता था या OH का ऋणायन देता है, ये माइनस है, माइनस, ध्यान दीजिएगा माइनस है। देखिए काफ़ी बच्चे कंफ्यूज में रहते हैं। क्या अगर क्षार पूछ लिया तो ससुरा क्या करेंगे भाई वैसाले, क्या लिख देंगे? क्षारक की परिभाषा लेके चले जाते हैं। ठीक, बहुत होते हैं खतरनाक खुरापाती। देखिए गलती आपको जल्दीबाजी में नहीं करना है। अगर क्षारक पूछे तो क्षारक लिखिएगा, नहीं तो अगर क्षार पूछे तो लिखिएगा जल में घुलनशील क्षारक। जल में घुलनशील, जो जल में घुल जाए वह क्षारक, उसको हम क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। अब समझिए एग्जाम्पल, साबुन होता है, साबुन क्या है? एक क्षारक है। स्वाद में भी चख कर देख लीजिए, कड़वा आएगा। ठीक, चीनी नहीं मिली रहती है। वह क्या है? शैम्पू वगैरह हो गया। ठीक, वे सब क्या है? हमारे बेस हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्षारक। तो क्या है? क्षार। जल में घुलनशील क्षारक को हम क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। अगर पूछ ले बोर्ड पेपर में तो फिर लिख दीजिएगा आराम से 2 नंबर क्या है? फिक्स, फिक्स 2 नंबर फिक्स है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं सूचक होते हैं। ठीक है, ये समझ गए कि नहीं? पहले आप बताइए, कमेंट कीजिए खटाखट। क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं, जी हाँ। ये लाल लिटमस को क्या कर देता है? नीला, और वे नीले को लाल कर देता है। एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसको आपको पकड़ना, मगर कन्फ्यूजन बहुत रह गया इसमें। ऐसी बात नहीं है, हमको भी था, मगर जहाँ पे 1-2 बार पढ़े लिखे। ठीक है, ये जलीय विलयन में ये जलीय विलयन में OH नहीं हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है। ये दीजिएगा, आपका नंबर कोई नहीं काटेगा। हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, अब देखिए सूचक क्या होता है। उसमें सूचक भी बहुत जरूरी है यार। देखिए आराम पढ़िए, कोई बात नहीं। देखिए पहले सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाता है। इनका रंग या गंध अम्लीय व क्षारक माध्यम में बदल जाए। देखिए पहले इसमें समझिए, सूचक किसी दिए गए विलयन मतलब किन्हीं 2 पदार्थों का समांगी मिश्रण, जी हाँ बिल्कुल, में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को दर्शाएगा। भाई क्या करें? पहचान भी कराता है। क्या होता है? जो पहचान कराता है, इसका मतलब क्षारक होता है। इसी में सब कुछ है यार, बुक में भी है। आपको क्या करना है? एकदम कंठस्थ होकर पढ़ना है, एकदम मन लगा के। देखिए किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाता है। रंग या गंध अम्लीय व क्षारक अवस्था में यानी माध्यम में बदल जाता है। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ से तो अलग कर लीजिए। यानी क्षारक, ये सूचक क्या करता है? उसका पहचान को बताता है कि यह क्या है? अम्ल है या क्षारक है। ठीक, उपस्थिति भी दर्शाता है यह है कि नहीं, और इसका रंग जो है या गंध या अम्लीय व क्षारक अवस्था में बदल जाता है, यानी माध्यम में परिवर्तन हो जाता है। अभी आप इसमें पढ़ेंगे। देखिए सूचक 3 प्रकार के होते हैं। जी हाँ बिल्कुल, 3 प्रकार के होते हैं यार। पहला प्राकृतिक सूचक, दूसरा कृत्रिम सूचक मतलब जो हम लोग खुद से बनाते हैं, गंधी सूचक। जी हाँ बिल्कुल, गंधी सूचक, नाम से आप पकड़ रहे हो ना। जी हाँ बिल्कुल, समझ रहे हो इसका मतलब आप। प्राकृतिक सूचक मतलब भाई देखिए, प्राकृतिक सूचक जी हाँ, जो प्रकृति रूप में जब पाया जाता है। चलिए अब हम आगे पहले समझाते हैं। पहले एक बार इसको आप फिर देख लीजिए। सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को दर्शाता है। किसी दिए गए विलयन ही होगा, हर बार याद बता रहा हूँ भाई, विलयन होगा। विलयन इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण है, कक्षा 10 में भी, किसमें? पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर तक। जी हाँ, उपस्थिति को दर्शाता तो वह सूचक है। इनका रंग या गंध अम्लीय व क्षारक माध्यम में बदल सकता है। कैसे बदलेगा? चलिए हम आगे देखते हैं। सूचक के प्रकार में या पढ़ने को हमको मिलेगा। जी हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, आप देखिए सूचक के प्रकार। तो देखिए इसमें से है पहला है वह है प्राकृतिक सूचक। क्या? प्राकृतिक सूचक। जी हाँ बिल्कुल सही। प्राकृतिक सूचक वे सूचक होते हैं जो पौधों से प्राप्त होता है भाई, होते हैं। ठीक, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक सूचक, यानी प्रकृति रूप में जो मिलता है हमको। जैसे लिटमस हो गया, प्राकृतिक रूप में मिलता है। ठीक, और क्या हो गया? हल्दी हो गया, या भी गाँव में इसकी खेती की जाती है। ठीक है, या ज़मीन के अंदर से उगता है। तो फिर ये सब क्या है? प्राकृतिक सूचक है। तो एग्जाम्पल में देख लीजिएगा आप। पहला है लिटमस। तो फिर अगर लिटमस को अगर हम अम्ल में डालें, ये अम्ल है, ज़रा इसको ध्यान से देखिएगा, क्लियरिटी आ रही कि नहीं अच्छी, क्वालिटी।
आप सेटिंग में जाके हाई कर लीजिएगा अगर नहीं साफ दिख रहा है तो। देखिए अगर लिटमस को अगर हम अम्ल में डुबोएं, क्या करें, अम्ल में डालें, तो फिर यह क्या हो जाएगा हमारा, रेड, क्या, तो फिर यह लाल होगा। जी हाँ बिल्कुल। अगर हम लिटमस पत्र को अगर हम क्षार में डालें, किसमें, क्षार में, सॉरी क्षारक, तो फिर वह क्या हो जाएगा, रेड से ब्लू हो जाएगा, क्या, नीला हो जाएगा। अगर हम लिटमस पत्र को अगर हम क्षारक में डालते हैं, जी हाँ, तो फिर वह क्या हो जाएगा, ब्लू, नीला। जी बिल्कुल सही। अब देखिए दूसरा नंबर पे हल्दी। अगर हम हल्दी को अगर हम अम्ल में डालें तो फिर हल्दी का कलर नहीं चेंज होगा। जी हाँ बिल्कुल सही, हल्दी का कलर एकदम पीला का पीला ही रहेगा। लेकिन अगर हम क्षारक में डालते हैं तो फिर हल्दी का कलर क्या हो जाएगा, रेड। जी हाँ बिल्कुल सही। इसमें नो चेंजिंग, अम्ल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जी हाँ भाई, पीला का पीला ही रहेगा हमारा हल्दी। और इसमें क्या होगा, अगर हम क्षारक में डाल दें हल्दी को तो फिर उसका जो कलर है वह रेड हो जाएगा, लाल। चलिए समझ गए आप। इन्हीं प्राकृतिक सूचक मतलब जो प्रकृति रूप में मिलते हैं हमको, जो पेड़ पौधों से निकाले आते हैं, खासकर पौधों से इनकी खेती होती है। जैसे लिटमस हो गया और हल्दी भी हो गया, ये दोनों। ठीक, चलिए एग्जाम्पल ठीक है, लिख दें इसको, आराम समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझे रहिए बस आप इसको। दूसरा है कृत्रिम सूचक। जी हाँ यार, कृत्रिम सूचक मतलब, चलिए पहले पढ़ लेते हैं आप लोग। वे सूचक जो रसायन द्वारा बनाए जाते हैं, इसमें समझिए, वे सूचक जो रसायन द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक, उसको हम कहते हैं कृत्रिम सूचक। मतलब जिसको हम लोग अपने हाथों से बनाते हैं, खुद से नहीं, जो हम लोग बनाते हैं, नहीं, रसायन विज्ञान द्वारा उसका निर्माण किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, कृत्रिम सूचक। मतलब मानव द्वारा निर्मित, क्या, मानव द्वारा निर्मित सूचक को हम कहेंगे कृत्रिम सूचक। जी बिल्कुल सही आए। चलो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। पहला एग्जाम्पल है फिनॉल्फ्थेलीन। तो भी देखिए, अगर हम फिनॉल्फ्थेलीन को अगर हम क्षारक में डालें तो फिर उसका कलर क्या हो जाएगा, गुलाबी, पिंक। अगर फिनॉल्फ्थेलीन को अगर हम क्षारक में डालें तो फिर उसका कलर हो जाएगा गुलाबी, पिंक। और दूसरा देखिए, अगर हम अम्ल में डालें किसको, फिनॉल्फ्थेलीन को, तो फिर उसका कलर क्या रहेगा, पानी के जैसे होगा। पानी के जैसे सेम नहीं होगा, पानी थोड़ा गाढ़ा होगा, पानी से एकदम मिलता जुलता रहेगा। जी हाँ बिल्कुल सही। तो फिर वो पानी के जैसे हो जाएगा, इसको आप याद करे रहिएगा। देखिए दूसरा मेथिल, क्या, मेथिल। अगर हम मेथिल को अगर क्षारक में डालें तो फिर उसका कलर क्या हो जाएगा, पीला। जी बिल्कुल सही। मेथिल वगैरह आप लोग आगे पढ़िएगा, ठीक। देखिए तो पीला हो जाएगा, बस इतना समझे रहिएगा कि अगर क्षारक में हम डालते हैं तो फिर वह पीला हो जाएगा, अगर अम्ल में डालें तो फिर उसका कलर जो होगा रेड। तो चलिए इसको आशा करते हैं समझ गए होंगे भाइयों। तो देख लीजिए, कृत्रिम मतलब जो मानव द्वारा निर्मित किया गया, प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति रूप में मिले हम लोगों को, साधारण रूप से जो हमको मिल जाए, बस सीधी सी बात है यार, कोई इसमें डाउट वाउट कुछ नहीं, ठीक। हाँ तो चलिए भाई, अब देखिए गंधी सूचक तीसरा होता है। क्या होता है तीसरा, गंधी सूचक। जी हाँ, तीसरा होता है गंधी सूचक। तो पहले देखिए इसमें क्या है, जिन पदार्थों में गंध, जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाए उसे गंधी सूचक कहते हैं। कहने का मतलब जिन पदार्थों की जो गंध हो गई, यानी जो सुगंध हो गई, ठीक, जिसको हम महसूस यानी सूंघ सकते हैं एक प्रकार से, तो फिर उसकी जो सुगंध होगी यानी वह किस में बदल जाएगी, अम्लीय या क्षारी में बदल जाएगा, यानी क्षारक में। तो फिर उसको हम क्या कहेंगे, गंधी सूचक कहेंगे। जी हाँ बिल्कुल सही। एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, पहला है प्याज का रस। पहला प्याज का रस, क्या, हाँ ठीक, प्याज का रस। देखिए इसमें अगर अम्ल में इसकी गंध रहेगी, किसमें, अम्ल में, प्याज का, तो फिर वह रहेगा तीखड़ी गंध। क्या, तीखड़ी गंध। अगर क्षारक में रहेगा तो फिर कोई गंध नहीं। यहाँ पे लिख लीजिए, कोई गंध नहीं, कोई गंध नहीं, कोई गंध नहीं, ठीक। और देखिए वैनिला, ये तीसरा, दूसरा है वैनिला। अगर यह अम्ल में रहे तो फिर इसका भी क्या रहेगा, जो सुगंध रहेगा, यानी जो गंध रहेगी इसकी समान रहेगी। अगर क्षारक में जाएगा तो फिर क्या होगा, कोई गंध नहीं होगा। क्षारक मतलब समझ रहे हो, यानी साबुन, क्षार एक प्रकार से आप बोलिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्षारक से मतलब साबुन है। तीसरा देखिए लौंग का तेल। ये जो लौंग तेल है अगर अम्ल में रहे तो फिर यह भी क्या रहेगा, समान रहेगा, इसमें भी कुछ ज़्यादा खास नहीं रहेगा। अगर क्षारक में गए तो फिर इसमें का पूरा जो गंध रहेगा वह समाप्त हो जाएगा, नहीं फिनिश हो जाएगा। तो फिर बस यही था कि गंधी सूचक मतलब जिन पदार्थों की गंध अम्लीय क्षारक अवस्था में चेंज हो जाए तो फिर उसको हम कहेंगे गंधी सूचक। जी बिल्कुल सही। देखिए प्याज का रस मतलब समझ गए आप कि तीखड़ी गंध हो जाएगा। अगर अम्ल में गया और क्षारक में गया तो कोई गंध नहीं, ठीक।
और वैनिला, ये भी होता है। आइसक्रीम खाते हो तो फिर ये आइसक्रीम में पाया जाता है। यह भी अम्ल में समान रहेगा और क्षारक में कोई गंध नहीं रहेगा। लौंग का तेल अम्ल में बिल्कुल समान और क्षारक में कोई गंध नहीं। क्षारक मतलब यहाँ से क्षार समझिए कि साबुन की अवस्था में आएगा। हाथ तो धो लो तो फिर कोई गंध रहेगा नहीं जी, नहीं बिल्कुल। खाद छींटते हो या सल्फर डाल तो भी साबुन से स्वाब से हाथ धुलना पड़ता है, ठीक है, तो फिर कोई गंदा नहीं रहता उसमें। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, अब देखिए धातु की अम्ल व क्षारक के साथ अपक्रिया। धातु की अम्ल व क्षारक के साथ अपक्रिया यानी रिएक्शन। जी हाँ, तो पहला इसमें देखते हैं हम अम्ल के साथ अपक्रिया। अम्ल के साथ अपक्रिया देखिए, अगर अम्ल प्लस धातु को अगर हम रिएक्शन कराएं नहीं अपक्रिया करें तो फिर क्या बनेगा? बनेगा हमारा लवण और प्लस H2O। जी हाँ, अगर हम अम्ल और धातु को रिएक्शन कराएं नहीं अपक्रिया कराएं तो फिर बनेगा उसमें से लवण प्लस H2 बनेगा। जी हाँ बिल्कुल, एग्जाम्पल के थ्रू देखिएगा, एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक, जिसमें दिया है 2HCl, यहाँ 2 छोड़ दीजिए, यह तो संतुलित करने के लिए लिख दिया गया है। इन्हें हाइड्रोक्लोरिड अम्ल HCl लिख ले लिया गया है जो कि एक अम्ल है। जी हाँ बिल्कुल, और जिंक है जो कि एक धातु है, सब जानते हो आप लोग। अगर इसको हम रिएक्शन कराएंगे तो फिर क्या बनेगा? जिंक क्लोराइड प्लस H2O। जी हाँ बिल्कुल, जिंक क्लोराइड एक लवण है जिसमें अम्ल और क्षारक मिल गए हैं दोनों। क्या? अम्ल और क्षारक। तो फिर लवण के बारे में आगे पढ़ेंगे। जी हाँ, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा धीरज रखिए। तो देखिए ये तो हो गया, अगर अम्ल और धातु का रिएक्शन कराएंगे तो फिर आप इतना जान लीजिए कि लवण बनेगा और H2 रहेगा बस। और दूसरा देखिए, क्षारक के साथ अपक्रिया, क्षारक के साथ रिएक्शन कराएंगे तो फिर क्या बनेगा? बनेगा सेम वही, कुछ ज़्यादा चेंजिंग नहीं रहेगा। देखिए क्षारक प्लस धातु अगर मिलाएंगे तो फिर बनेगा हमारा लवण और H2 ही बनेगा, कोई दूसरा चीज़ नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं क्या? धातु। एक चीज़ एक इसकी धातु, अधातु होता तो फिर यहाँ पे चेंजिंग कुछ न कुछ देखा जाता। तो देखिए एग्जाम्पल, 2 छोड़िए यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, OH यानी हाइड्रोक्साइड प्लस ZN यानी जिंक। तो फिर अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो फिर क्या बनेगा? Na2ZnO2 प्लस H2, सोडियम जिंक और प्लस H2 बनेगा। जी हाँ बिल्कुल, ध्यान रखना है आपको। क्या? क्षारक और धातु का अपक्रिया कराएंगे तो फिर लवण प्लस H2 बनेगा। अगर हम अम्ल व धातु की अपक्रिया कराएंगे तो फिर भी लवण और H2 बनेगा। बस दोनों को याद करना है कि अगर धातु की अम्ल व क्षारक के साथ अपक्रिया कराएंगे तो फिर हमको क्या प्राप्त होगा? बस लवण और H2 दोनों प्राप्त होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है बस, और कुछ ज़्यादा नहीं। बोर्ड पेपर में ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर हम धातु की अगर अम्ल व क्षारक के साथ अपक्रिया कराएंगे तो फिर बनेगा लवण और H2 बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। तो चलिए हम चलते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब देखिए इसमें धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट के साथ अपक्रिया। यहाँ पे बाइकार्बोनेट का मतलब समझ रहे हो? हाइड्रोजन कार्बोनेट। जी हाँ, बाइकार्बोनेट का मतलब हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो पहला देखिए, अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अपक्रिया। जी बिल्कुल सही, अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अपक्रिया यानी रिएक्शन। तो पहला देखिए, अम्ल प्लस धातु का कार्बोनेट अगर मिलेंगे यानी रिएक्शन करेंगे आपस में तो फिर क्या बनेगा? तो फिर लवण प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल यानी H2O बनेगा। क्या? H2O। जी बिल्कुल, देखिए एग्जाम्पल, HCl हो गया क्या? अम्ल। अब धातु कार्बोनेट हो गया क्या? Na यानी सोडियम कार्बोनेट प्लस NaCl। अब लवण क्या होता है? NaCl यहाँ पे बन गया। रिएक्शन करने के बाद देखिए NaCl यानी सोडियम क्लोराइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O यानी जल निकल गया। तो सीधी सी बात है, जब अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट का रिएक्शन कराएंगे तो फिर लवण के साथ यहाँ पे क्या उत्पन्न हो रहा है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। जी बिल्कुल, इसमें एक चीज़ आप याद कर लीजिए कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी शामिल है बीच में। समझ गए आप? चलिए देखिए दूसरा, नोट करते चलिए, इसको मिटाइए। बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेंगे तो फिर देखिए क्या मिलेगा? अम्ल प्लस धातु बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो फिर वही मिलेगा, लवण प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलेगा, हमको जल प्राप्त होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, HCl हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, और अगर हम इसका रिएक्शन करेंगे तो फिर यहाँ बनेगा NaCl प्लस CO2 H2O जल यानी सोडियम क्लोराइड
कार्बन डाइऑक्साइड और H2N जल। हाँ, तो फिर इसको देख लीजिए, ये समझ गए आप। अगर देखिए धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट के साथ अपक्रिया, मतलब हाइड्रोजन कार्बोनेट एक होता है, उसके साथ अगर अपक्रिया करें तो फिर यही आएगा हमारा बार बार, लवण प्लस CO2 बीच में आएगा और जल बीच में आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जल भी आएगा। और यहाँ पे नोट्स में इसको लिख लीजिएगा। तो देखिए क्षारक कार्बोनेट जो होगा धातु बाइकार्बोनेट के साथ अपक्रिया नहीं करेगा। जो क्षारक होगा, मान लिया अम्ल तो कर ले रहा है, ठीक है, मगर यहाँ पे क्षारक नहीं करेगा अपक्रिया, इसके साथ रिएक्शन क्षारक नहीं करेगा। ठीक, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो फिर ठीक है, आशा करते हैं ले लिए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब देखिए यहाँ पे धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट के साथ अपक्रिया तो हो गया। ठीक, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी भी आपके लिए। देखिए CO2 का परिचय दे रहे हैं हम लोग। क्या CO2 का? कोई नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड का हम लोग इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। जी बिल्कुल सही। देखिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित कराने पर पानी दूधिया हो जाता है। जी बिल्कुल सही है। देखिए अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम चूने के पानी से अगर प्रवाहित कराएं, चूने के पानी से प्रवाहित कराने पर भाई जो पानी होगा वह हमारा दूधिया हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो फिर बनेगा यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। जी बिल्कुल भाई। अब देखिए यहाँ पे, हाँ यहाँ पे क्या बन रहा है, कैल्शियम और कार्बोनेट बन रहा है भाई। देखिए प्लस और उसके संग जल भी बनेगा। हाँ तो भाई अब इसको नोट्स में लिख लीजिएगा कि अधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित कराने पर हमको क्या प्राप्त होगा। जी बिल्कुल सही। देखिए अब आप यहाँ पे चलिए, अगर हम CO2 लगातार प्रवाहित करें तो फिर हमको क्या प्राप्त होगा। देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा। यहाँ पे लिया गया है Ca यानी कैल्शियम कार्बोनेट CO3 प्लस H2 यानी जल, और फिर यहाँ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम बोलते हैं। अगर हम इन सब का रिएक्शन कराएं तो फिर हमको मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का होल ट्वाइस। जी बिल्कुल सही, हमको यही प्राप्त होगा। हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, अब देखिए अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया, यानी अम्ल और क्षारक अगर कंटिन्यू अगर अपक्रिया करते हैं, रिएक्शन करते हैं तो फिर क्या उत्पन्न होगा। तो फिर देखिए अगर अम्ल और क्षारक को अगर हम रिएक्शन कराएं परस्पर तो फिर हमारा क्या बनेगा, लवण बनेगा और जल बनेगा, यानी H2O हमारा निर्माण होगा। ठीक, यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, एक HCl ले लिए है वह तो अम्ल है, एक NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी क्षारक है, जो NaCl जो एक लवण है, यानी अम्ल और क्षारक से मिलकर बना है वह लवण है। ठीक, तो फिर हमारा यहाँ पे क्या हो गया, एक जल। अगर हम इसका रिएक्शन कराएं तो फिर हमारा यह उत्पन्न हो गया। तो फिर देखिए इसको आप नोट कर लीजिएगा कि अगर अम्ल और क्षारक की अगर परस्पर अपक्रिया होती है तो फिर हमारा सीधी सी बात है बनेगा एक लवण और एक जल बनेगा, और कुछ नहीं। हाँ, दूसरा नंबर देखिए उदासीनकरण अपक्रिया, जिसको ज़्यादातर बोलते हैं उदासीन अपक्रिया, या उदासीन क्या होता है पूछा जाता है हमारे दैनिक जीवन में। ठीक, तो फिर उदासीन पहले पढ़िए। देखिए जब अम्ल व क्षारक की परस्पर अपक्रिया करा के एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं तो उसमें से लवण तथा जल का निर्माण होता है। तो फिर उसको हम कहेंगे उदासीनकरण अपक्रिया। जी बिल्कुल, उदासीन मतलब। हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, अब देखिए अम्ल के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अपक्रिया। पहले आप समझ लिए अधात्विक ऑक्साइड होता क्या है। देखिए अगर हम धातु प्लस ऑक्सीजन ले लें, ठीक, O2, तो फिर वह हमारा बन जाता है अधात्विक ऑक्साइड। समझ गए। देखिए अधात्विक ऑक्साइड वह होता है जिसमें धातु प्लस ऑक्सीजन को जोड़ा जाता है, तो फिर वह हमारा हो जाता है अधात्विक ऑक्साइड। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसके साथ अगर हम अपक्रिया कराएं यानी रिएक्शन कराते हैं तो फिर देखिए क्या हमको प्राप्त होता है, अधात्विक ऑक्साइड प्लस अम्ल अगर हम मिलें, ठीक, एसिड लें तो फिर हमको मिलेगा लवण जो कि अम्ल और क्षारक से मिलकर बनता है, प्लस मिलेगा हमको जल यानी H2O। तो फिर एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा। देखिए यहाँ पे है CO कॉपर ऑक्साइड लिया गया है प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगर हम इसका रिएक्शन कराते हैं तो फिर यह बनता है क्या, Cu क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड प्लस H2O जल बनता है, हमको ये प्राप्त होता है।
देखिए सीधी सी बात है, अगर पूछे अम्ल के साथ अधात्विक ऑक्साइड तो फिर कुछ ज़्यादा नहीं इसमें खटखट है। देखिए आपको बस ये ध्यान रखना है कि लवण बनेगा और एक H2O आएगा हर बार, जल तो हर बार रहेगा भाई। अगर साफ बात है, अगर ऑक्साइड की बात कर दे वहाँ पर अगर O2 जुड़ जाता तो फिर उसमें जल ज़रूर बनता है। हाँ, तो फिर ये एक नोट्स में लिख लीजिएगा, कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का रंग नीला हो जाता है। इसको आप लिख लीजिएगा, इतना ज़रूरी नहीं है, फिर भी एक महत्वपूर्ण सूचना है, ठीक। तो फिर चलिए देखिए, इसमें क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अपक्रिया, अधातु प्लस ऑक्सीजन मिला है, वहाँ पे धातु प्लस ऑक्सीजन था, यहाँ पे अधातु आ गया है, ठीक। चलिए समझ लिए बोलते हैं, यहाँ पे अधातु प्लस ऑक्सीजन से अधात्विक ऑक्साइड मिल गया, यहाँ पे बन गया। अगर हम इसका रिएक्शन कराते हैं तो फिर देखिए क्या बनता है, क्षारक प्लस अधात्विक ऑक्साइड अगर हम रिएक्शन कराएं तो फिर हमको मिलेगा वही लवण प्लस जल। बता रहा हूँ ना, कोई चेंजिंग नहीं होगा, बिल्कुल कुछ बदलेगा ही नहीं, बदलेगा, बस सेम कंडीशन रहेगा। आपको ध्यान रखना है कि लवण रहेगा और एक जल रहेगा, बस एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा। Ca कैल्शियम, OH यानी हाइड्रो ऑक्साइड का होल ट्वाइस प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम इन दोनों का अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो फिर हमको बनता है, मिलता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, जो इसको हम कहते हैं CO2। फिर इसमें क्या उत्पन्न होगा, यह अलग से निकलेगा, ठीक है, मिक्स नहीं होंगे दोनों। यहाँ आप देख ले तोड़ में बन रहा है, ठीक। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा हमको, यहाँ पे कार्बोनेट है CO3 प्लस H2 यानी जल हमको प्राप्त हो जाएगा। नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, माने ये रखता है कि अगर हम क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अपक्रिया करें तो फिर क्या बनता है, अम्ल के साथ अगर हम अधात्विक ऑक्साइड धात्विक ऑक्साइड की अपक्रिया करें तो फिर हमको क्या प्राप्त होता है, ये दोनों प्राप्त होते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा, कोई चेंजिंग नहीं है, बस आप अगर एक को याद कर लीजिएगा तो फिर दोनों में काम चला लीजिएगा, यही रहता है, सेम कंडीशन रहेगा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। हाँ, तो प्रिय विद्यार्थियों, अब चलिए देखिए, अम्ल यानी जलीय विलयन में अम्ल व क्षारक, ठीक है। अगर जलीय विलयन में अगर हम अम्ल व क्षारक को डालते हैं तो फिर हमको क्या प्राप्त होगा, वैसे हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं, एक बार हम फिर देख लेंगे। देखिए, जल की उपस्थिति में अम्ल जो होगा वो हमको H प्लस यानी हाइड्रोजन प्लस आयन देगा, ठीक है। ये हमको H प्लस आयन प्रदान करता है, आपको मैंने बता दिया है, या आपको लिखना भी है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में, बिल्कुल सही जी। देखिए दूसरा नंबर, अगर क्षारक आया जलीय विलयन के संपर्क में, ठीक है, तो फिर हमको क्या करना है। देखिए अगर क्षारक की बात हो तो फिर वहाँ पे क्षारक क्या देगा हमको, जलीय विलयन में हमको क्या देगा, या OH हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, आयन प्रदान करेगा। चलिए भी ठीक है। जल के साथ अम्ल और क्षारक को मिलाते समय सावधानियाँ, ठीक है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं अपन। देखिए पहला, हमेशा अम्ल व क्षारक को जल में मिलाते समय धीरे धीरे मिलाना चाहिए। जी बिल्कुल, ऐसा नहीं कि आप तेज तेज मिलाएं तो फिर हमारे ऊपर जो झाग बनता है उसका वो आ जाए और हमको त्वचा पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा दे, जी ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए दूसरा नंबर है, यह प्रक्रिया बहुत ऊष्माक्षेपी होती है, इसीलिए कांच पात्र को हमेशा हिलाते रहना चाहिए। यह बहुत ही ऊष्माक्षेपी होती है, इसमें ऊर्जा रहती है मेन चीज़, ठीक है। अगर दोनों मिक्स हों तो फिर भाई ऊर्जा तो होगी कुछ ना कुछ, तो फिर कांच को अलगा अलगा क्या करना है, हमको हिलाते रहना है। जी बिल्कुल सही। तो फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और लिखिए। हाँ, तो प्रिय विद्यार्थियों, अब देखिए अम्लों व क्षारकों की प्रबलता, ठीक है। तो फिर पहला देखिए इसमें क्या है, किसी क्षारक या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H प्लस आयन या OH आयन की सांद्रता पर निर्भर करती है। जी हाँ, किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता जो है उसके द्वारा जो उत्पन्न होगा H प्लस यानी हाइड्रोजन प्लस आयन, या तो OH यानी हाइड्रो ऑक्साइड आयन, ठीक है, उसके द्वारा जो आयन उत्पन्न होगा उस पर निर्भर करेगा हमारा क्या, सांद्रता। जी बिल्कुल, उस पर निर्भर करता है। दूसरा पॉइंट देखिए, अम्ल व क्षारक की प्रबलता सार्वभौमिक सार्वत्रिक सूचक द्वारा ज्ञात करते हैं। जी इसमें बोल रहा है कि अम्ल व क्षारक की प्रबलता जो है हम सीधे सार्वत्रिक एक सूचक होता है, ठीक है, सूचक 3 प्रकार मैंने बताया, उसके द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अब देखिए सार्वत्रिक सूचक क्या होता है, इसमें देख लीजिए पहले। या अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। जी बिल्कुल, या अनेक सूचक इसमें आकर मिलेंगे, घुले होंगे। यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन H प्लस आयन की विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है। या H प्लस जो आयन होगा या हमारा OH जो आयन होगा उसका जो रंग होगा वह प्रदर्शित करता है हमारा क्या, सार्वत्रिक सूचक। जी बिल्कुल से, अब आप समझ गए। तो फिर चलिए भाई हम चलते किस पे, नेक्स्ट पेज पे, तब तक आप इसका
स्क्रीनशॉट यहाँ पे पीएच स्केल, इसके बारे में देखिए ध्यान से। यह होता है हमारा पीएच स्केल, जो कि बहुत आता है पेपर में, बोर्ड पेपर में, ठीक है ना। देखिए ये हमारा पीएच स्केल, इसको ये ऐसे इसमें एक लाइन बनी होती है सनडी, ठीक है। देखिए इसमें ध्यान समझिए, अगर पीएच स्केल अगर 0 से हमारा स्टार्ट होता है, अगर 6 तक रहता है, तो फिर हमारा जो अम्ल हो, हमारा जो इसमें दर्शाएगा सांद्रता, वह होगा हमारा अम्ली। क्या होगा? अम्ली। अगर वह 7 से अगर 8 की ओर भगा इस तरफ, तो फिर क्या होगा? वह हमारा हो जाएगा क्षारी। जी बिल्कुल से। अगर 7 पे रहा तो फिर वह होगा हमारा लवण, जो कि अम्ल और क्षारक के दोनों मिक्स हो जाने पे बनता है, दोनों के करीब आ जाने से बन जाता है हमारा लवण, जिसको हम कहेंगे उदासीन। उदासीन का मतलब होता है शून्य, उस पर कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे हमारा जल हो गया, वो हमारा 7 पे रहता है, उसका कोई स्वाद रहता है, काफ़ी जगह रहता भी है कि स्वाद, ठीक है। पानी भी खट्टा आता है या फिर अम्ली आता है, ठीक है, मगर हमारे लोग तरफ ऐसा नहीं। देखिए अब यहाँ चलिए कुछ समझ लीजिए दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। ये जो पीएच इसको आप समझिए पहले। अगर यहाँ पर अगर 6 तक रहेगा 0 से, तो फिर वह हमारा जो सांद्रता दर्शाएगा वह हमारा रहेगा अम्ली। अगर 7 से अगर उस साइड भागेगा 14 तरफ, ठीक है, तो फिर वह हमारा हो जाएगा क्षारी। जी बिल्कुल सही। देखिए दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, बहुत महत्व है जी। देखिए पहला क्या है, हमारे शरीर 7 से 7.8 के बीच कार्य करता है। जी हाँ, अगर इससे ज़्यादा भी हो गया ना, तो फिर हमको बीमारी हो सकती है, हमको तकलीफ़ हो सकती है। जी बिल्कुल, 7 से 7.8 के बीच में हमारा बॉडी जो है वह वर्क करता है कंटिन्यूटी, और स्वस्थ बॉडी रहता है। जी बिल्कुल। अब देखिए वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 के कम हो जाता है, तो फिर हम कहते हैं उसको अम्लीय वर्षा होना। देखिए 5.6 से कब कम होता है? जब पहली बार वर्षा होती, तो फिर लोग बोलते नहीं यार गाँव वगैरह में, नहीं शहर में, कि यार अम्लीय वर्षा हो रही है। तो फिर देखिए जब 5.6 से कम होगा, तो फिर वह हमारा हो जाएगा अम्लीय वर्षा, तो फिर हम उसको कहेंगे अम्लीय वर्षा, ठीक है। और देखिए तीसरा पॉइंट हमारा जो है, मुंह का पीएच मान अगर 5.5 से अगर कम होता है, तो फिर हमारे दांतों में क्षय प्रारंभ हो जाता है, यानी दांत जो है गलने लगेगा, ठीक है। तो फिर अब देखिए यहाँ पे चौथा पॉइंट है, मधुमक्खी का डंक मेथनाइक अम्ल छोड़ता है, ठीक है, जिसके कारण से जलन होती है, ठीक है। उस जगह पे जब मेथनाइक अम्ल जब छोड़ेगा हमारे बॉडी पे मधुमक्खी, तो फिर उस जगह पे क्या होता है? सिर्फ जलन होती है। हम लोगों को लगता है यार कि मधुमक्खी डंक मार दी, काट ली, तो फिर यह एक अम्ल होता है, वही छोड़ देती है। और पौधे के लिए विशिष्ट पीएच की आवश्यकता होती है, जिससे फसल हमारी क्या होती है? अच्छी बन जाती है, ठीक है। तो फिर चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अब हमारा बच्चा एक लवण आपको हम बता देते हैं क्या होता है, ठीक। तो फिर हम इसका एक पार्ट और वीडियो बनाएंगे। हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, अब देखिए अब हम चर्चा कर लेते हैं लवण की, ठीक है। तो फिर देखिए अब लवण होता क्या है हमारा, इसके बारे में जानकारी देखिए। अगर अम्ल और क्षारक को अगर हम जोड़ देते हैं ना, तो फिर जब जोड़ने जो हमको जो प्राप्त होगा, ठीक, उसको हम कहेंगे लवण, ठीक है, उसको हम कहेंगे लवण, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक लवण मिल रहा है हमको प्लस और जल। जी हाँ, लवण के साथ हमको H2O जरूर प्राप्त होगा। जी बिल्कुल, ये आप ध्यान में रखिएगा, एग्जाम्पल के थ्रू देखिएगा। देखिए यहाँ पे दिया है HCl दिया है प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया। अगर हम इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं, ठीक, तो फिर हमको यहाँ पे क्या बनता है, क्या क्रिएट करता है दोनों जुड़ के? देखिए तो फिर यहाँ बनाता है सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस H2O, जो कि है जल, ठीक है। हाँ चलिए समझ गए कि अगर हम अम्ल और क्षारक को अगर हम जोड़ देते हैं परस्पर, तो फिर उससे हमारा क्या निर्माण होता है? तो फिर उससे हमारा लवण निर्माण होता है, ठीक है। अब देखिए लवण से रसायनों का निर्माण। जी बिल्कुल से। देखिए यहाँ पे काफ़ी चीज़ लवणों से निर्माण होता है, जो कि पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा व्यंजक चूर्ण, तीसरा बेकिंग सोडा, चौथा धामन सोडा यानी धोने का सोडा, चौथा प्लेस्टर ऑफ पेरिस। इसकी चर्चा हम एक नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, पार्ट टू में इसकी चर्चा हम करेंगे, ठीक है। आप पार्ट 2 इसका नहीं देखना भूलिएगा, ठीक है। ये सब 2022 के बोर्ड एग्जाम के लिए हम वीडियो बना रहे हैं। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो फिर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए और अच्छा से कमेंट कीजिए कि यार आप बताइए कि हम किस टॉपिक पे अच्छा सा वीडियो बनाएं, हम उसको ज़रूर बनाएंगे। आप टॉपिक का नाम बस सेंड कीजिए हमारे पास कमेंट में, हम उसका आपका रिप्लाई भी देंगे एक एक का और लाइक भी करेंगे। तो फिर बस चलिए, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।